नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में आप मुझसे रोज कहते थे कि अदिति त्यागी इन गेस्ट को आपको बुलाना है। पाकिस्तान की बात हो रही है, G20 कश्मीर में उसकी मीटिंग हो रही है और साथ ही जो टसल इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे लग रहा है मैंने आपको कई सारे क्लूज दे दिए कि वो गेस्ट कौन है। हमारे साथ यूट्यूब के रॉक स्टार मेजर गौरव आर्या है। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप आए हैं और मेरी रिक्वेस्ट को आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में अकोमोडेट किया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं एंड वेलकम। थैंक यू। तो सबसे पहले क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेजर साहब अपना जर्नलिस्टिक करियर, तो मैं स्पोर्ट्स किया करती थी और क्रिकेट के बारे में ये मैंने कई अपने प्रेजेंटेशंस में कहा है कि एक चीज, एक स्पोर्ट जो इंडिया को पूरे तरीके से यूनाइट कर देता है वो क्रिकेट है। इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं क्रिकेट बहुत हो रही है। बीसीसीआई बहुत सारे उनके डिसीजंस, वो भी अपनी पावर को शो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड यही काम करते आए हैं। तो बीसीसीआई अपनी पावर दिखा रही है, लेकिन ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर तकरार है, उसे मेजर गौरव आर्या कैसे देखते हैं? आप जानते ही हैं कि एशिया कप को लेकर इंडिया ने ब्लंटली रिफ्यूज कर दिया। जो वर्ल्ड कप का फाइनल होना है उसमें उसे भी लेकर पीसीबी और बीसीसीआई के बीच खींचतान है। मेजर गौरव आर्या क्या सोचते हैं? पहले तो अपने चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे कि जय शाह ने साफ बोल दिया कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तानी टीम ने भी ये बोल दिया कि साहब पाकिस्तानी टीम फिर वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। फिर एक हाइब्रिड मॉडल नजम सेठी साहब ने फ्लोट करा कि साहब हाइब्रिड मॉडल है कि इंडिया बाहर खेल सकती है कुछ ऐसा। तो उसमें भी खींचातानी चल रही है कि विल द एशिया कप गो आउट ऑफ पाकिस्तान और नो। कई लोग कहते हैं कि एशिया कप पाकिस्तान से बाहर जा चुका है, कुछ कहते हैं अभी भी उम्मीद है। लेटेस्ट न्यूज पाकिस्तानी मीडिया दे रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल और अफगानिस्तान ने बोला है कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मुझे नहीं पता था नेपाल क्रिकेट खेलता है, मुझे आज ही पता लगा। बट सच तो देखिए ना, इसमें दो तीन चीजें हैं। ये पाकिस्तानी, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहना चाहूंगा। पाकिस्तानियों ने अक्सर ये कहा है कि भारत क्रिकेट में सियासत ले आया और स्पोर्ट्स अलग होते हैं। तो ये तो देखिए ढोंग है। ये स्पोर्ट्स अलग होते हैं, आर्टिस्ट अलग होते हैं। आर्टिस्ट का आर्टिस्ट का जो आर्ट है वो बॉर्डर नहीं जानता, सरहदें नहीं जानता। ये सब धोखा है, ये सब फ्रॉड है, ये सब फरेब है। आर्टिस्ट सबसे पहले एक देश का नागरिक है, उसके बाद आर्टिस्ट है। कोई ऐसा नहीं, आर्टिस्ट आर नॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन। कोई भी आर्टिस्ट ये बोले कि नहीं साहब हमारी तो फितरत ऐसी होती है, हमें क्या पता क्या भारत क्या पाकिस्तान। तो नहीं पता है तो बता देंगे उसको कि क्या भारत क्या पाकिस्तान। पता होना चाहिए। योर फर्स्ट लॉयल्टी इज नॉट टुवर्ड्स योर आर्ट, योर फर्स्ट लॉयल्टी शुड बी टुवर्ड्स योर कंट्री। पहली बात, ये मैं मानता हूं। दूसरी चीज मैं एक मानता हूं कि ये 370-35 से हटने के बाद इमरान खान जब थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने ट्रेड बंद कर दी भारत के साथ। तब तो भारत ने ये नहीं बोला कि आप पॉलिटिक्स और ट्रेड को क्यों मिला रहे हैं। उन्होंने पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बंद कर दिया। तो भारत तो ये नहीं बोला कि आप पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को पॉलिटिक्स से क्यों मिला रहे हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तानी के साथ सबसे बड़ी है कि ये पहला वार करते हैं। जब इनको जवाबी कार्रवाई इनके ऊपर होती है तब इनको बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है इनको। फिर ये विक्टिम कार्ड अपना प्ले करते हैं और यहां तक जाके कि इस्लामोफोबिया है, ये सब है, दुनिया भर की चीजें, ये सब अपनी बातें करते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए साफ सीधी बात है, पाकिस्तान के साथ जहां तक मैं सोचता हूं, आपने बोला कि मेजर गौरव आर्या क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हमारा रिलेशन नहीं होना चाहिए। चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे पीपल टू पीपल का हो, चाहे ट्रेड का हो, चाहे डिप्लोमेसी का हो। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके हाई कमीशन हमारे यहाँ और हमारा हाई कमीशन उनके यहाँ क्यों है। देखिए एक ऐसा मुल्क, कभी आप तो मीडिया में रह चुकी हैं, आपका बड़ा लंबा करियर है, एंड आई एम श्योर आपने नेशनल वॉर मेमोरियल देखा होगा। जो नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में है और नेशनल पुलिस मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल में तो ज्यादातर नाम जो है दे आर देयर बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ज्यादातर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, राइट। नेशनल पुलिस मेमोरियल में भी ऐसे हजारों नाम हैं जो वहां पे इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये मानता हूं कि ऐसा देश जिसने हमारे भाइयों का, बहनों का खून बहाया है, जिसने
अक्षरधाम करा है, जिसने 26/11 करा है, जिसने कश्मीर में टेररिज्म करी है, पंजाब में टेररिज्म करी है, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स करे हैं, ठीक है, जिसने कि पार्लियामेंट पे अटैक्स करवाए हैं, एंड सो मेनी मोर। मतलब मैं क्या बोलूं, आपको भी पता है, मुझसे बेहतर पता है कि ऐसे हजारों छोटे बड़े टेरर अटैक्स हुए इंडिया में। वो क्या है कि साहब, सियासत के साथ आप क्रिकेट को नहीं मिला सकते, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फरेब है, ये फ्रॉड है। और ऐसा मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई रिश्ता होना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। इनफैक्ट जैसे पाकिस्तान में, मैं तो यहां तक कहूंगा, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, जैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है ना कि वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल, इंडिया के पासपोर्ट में लिखा रहना चाहिए वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान। ये सब बंद करवाइए ढकोसला। जब आपके इतने भाइयों बहनों का कत्ल कर चुके हैं वो लोग, इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड, फिर हम उनके साथ क्रिकेट खेलें और उनको बॉलीवुड में बुलाएं कि जी आप हमारे लिए गाने गाएं? वाई? क्योंकि आर्टिस्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता, क्योंकि क्रिकेट का कोई बॉर्डर नहीं? ये क्या है? ये तो देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ अदिति, कि आपने क्योंकि सवाल पूछा है। देखिए ना, जो सरहद पे फौजी खड़ा है ना, वो तो ना आपको जानता है ना मुझे जानता है, लेकिन हमारी हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है सरहद पे। और जो पाकिस्तानी फौजी है उसके बिल्कुल सामने खड़ा है, वो उसको भी नहीं जानता, लेकिन उसकी जान लेने को तैयार है, क्योंकि उसको लगता है कि आप और हम उसके अपने हैं। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि पाकिस्तान कुछ भी करे भारत के अंदर, मुंबई में करे, दिल्ली में करे, कहीं पर भी करे, कश्मीर में करे, पंजाब में करे, उससे लड़ने का जिम्मा सिर्फ फौजी ने ले रखा है। बाकी सब अपनी पार्टी करेंगे, बाकी सब अपना क्रिकेट खेलेंगे, बाकी सब अपनी फिल्मी पार्टियों में उनको बुलाएंगे, उनको गाना गवाएंगे, उनको एक्टिंग के रोल्स देंगे, उनको पैसा देंगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा। सिर्फ फौजी जो है वो तिरंगे में लिपट कर वापस आएगा। इज दिस द कंट्री दैट यू वांट? आई डोंट वांट सच अ कंट्री। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या लॉजिक है इसका। या तो आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर रहे हैं तो नहीं करिए, और मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। फॉरगेट अबाउट क्रिकेट, तो बहुत छोटी सी बात है। किसी भी प्रकार का हमारा पाकिस्तान के साथ कोई भी लेन देन, कोई भी आना जाना, किसी भी प्रकार का, एवरीथिंग शुड बी स्टॉप्ड, दैट्स इट। आपने जो पॉइंट उठाया, एक्चुअली जो लोग ये कहते हैं ना, अभी आपने एक लाइन यूज की थी कि खेल और जो रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उन्हें मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। तो एक्चुअली क्रिकेट हमेशा से राजनीति के साथ मिक्स्ड रहा है। क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेसी का हिस्सा रहा है, और आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से अग्री करती हूं, क्योंकि क्रिकेट ये बताता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं। अगर दोनों देश बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, आप इतिहास उठाकर देखें, तो ये वो दौर होता है जब दोनों देशों के बीच तलखी नहीं है। लेकिन अगर गोली और गाली चल रही हो, तब ये दोनों देश क्रिकेट नहीं खेलते, और ये क्रिकेट का इतिहास है। तो जो ये कहते हैं कि स्पोर्ट को आप अलग रखिए और राजनीति और डिप्लोमेसी को अलग रखिए, वो कंप्लीटली मिस्टेकन है। गोली गाली के बीच क्रिकेट नहीं खेलता है इंडिया, और ये ही जो अभी आपने जिस सेंटिमेंट को अभी यहां पर व्यक्त किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है। और क्रिकेट का ग्राफ खास तौर पर पाकिस्तान के रिलेशन में वो ऐसे ही चलता है। जब गोली और गाली नहीं होती है तब इंडिया बायलैटरल सीरीज खेलता है, वरना इंडिया ने बायलैटरल सीरीज नहीं खेले हैं और डिप्लोमेटिक टोल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। चाहे 2011 का वर्ल्ड कप हो, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, या फिर वो वाजपेयी साहब और मुशर्रफ साहब के बीच जो एक रिलेशंस में थॉ थी, तब क्रिकेट खेला इन्होंने। और इससे पहले राजीव गांधी और जियाउल हक, ये सारे इंसिडेंट्स रहे हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ है जब दोनों देशों के बीच तलखी नहीं रही है, तनातनी में दोनों देश क्रिकेट नहीं खेले। तो ये क्रिकेट को लेकर जिन्हें ये गलतफहमी है कि क्रिकेट और राजनीति को मिक्सअप ना करें, तो इतिहास उठाकर पढ़ें, थोड़ा सा जरूरत है उन्हें। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आपकी इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, और एक चीज मैं देख रही थी और पढ़ रही थी आपके बारे में, आप पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप पाकिस्तान का नाम ना लेते हो, और पाकिस्तानी आपको बहुत प्यार करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए अदिति, मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो मीडिया में नया हूँ। आप लोग तो वेटरन्स हैं, आपने बहुत टाइम बिताया मीडिया में। मैं मीडिया में नया हूँ। मैं मीडिया में पहली बार 2016 में आया, और पहली बार मैंने अपनी जीवन में जो स्टूडियो देखा था, टेलीविजन स्टूडियो, वो मैंने 2016 में जुलाई में देखा था। मैंने फिर रिपब्लिक टीवी ज्वाइन करा 2017 में, और अभी भी मैं कंसल्टिंग एडिटर हूँ रिपब्लिक टीवी के साथ, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, और मैं रिपब्लिक टीवी के साथ जुड़ा हूँ।
देखिए 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। ये जो पाकिस्तान के बारे में मैं ना कहना शुरू करा, ये जवाब था। मेरे मन में पाकिस्तान के लिए कोई नफ़रत थी नहीं। मैंने ये सोचता था कि मैं जब फ़ौज में था तब भी मैं ये सोचता था कि इस तरफ भी लोग हैं, उस तरफ भी लोग हैं और ये लड़ाई सियासत की है, लड़ाई फ़ौज की है, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ वेल मीनिंग लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आम जनता है, वो भारत में, ख़ास तौर से कश्मीर में जिहाद सपोर्ट करती है। वो ग़ज़वा हिंद सपोर्ट करती है, ये बात सच है। मैं 22 साल से पाकिस्तान पढ़ रहा हूँ। ये मैंने जवाब देना शुरू करा यूट्यूब पे, टेलीविज़न पे, लिखना शुरू करा, अपने व्यूज़ देना शुरू करा, ये मजबूरी में करा। क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका था। हमारी तरफ से उस वक़्त कोई जवाब दे नहीं रहा था ठीक से। जिस भाषा में पाकिस्तानियों को जवाब मिलना चाहिए, जिस भाषा में वो सवाल पूछते हैं, उस भाषा में, उस टोन में, उस टेनर में, उस गर्मी के साथ कोई जवाब नहीं दे रहा था इनको। जब बुरहान वानी को मारा गया, जुलाई 2016 में, तब एक टेलीविज़न के स्टूडियो में लोग जो कुछ हुर्रियत वाले थे जिनको बुला रखा था, तो हुर्रियत वालों ने ये बोला था टेलीविज़न के स्टूडियो में कि बुरहान वानी जो हैं, वो भगत सिंह जैसे हैं। उन्होंने उनको दोनों को मिला। तो मुझे लगा कि जैसे और मैं देख रहा था, मैं वहाँ पे स्टूडियो में मैं नहीं था, मैं अपने ऑफ़िस में मेरा कुछ मीटिंग डिले हो गई थी, किसी को आना था मिलने के लिए, तो मैं टेलीविज़न देख रहा था, वहाँ पे मैंने सुना, मुझे बड़ा शॉक सा लगा। और वहाँ पे जो पैनल में लोग बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, बड़ा माइल्डली बोला कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और वो जो हुर्रियत वाला था, वो बिल्कुल सवार था घोड़े के ऊपर और बड़े अग्रेसिवली डिबेट ले जा रहा था। तो मैं रात को गया घर पे और मैंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी, ओपन लेटर टू बुरहान वानी, और वो पोस्ट मैंने डाल दी। अगले दिन वो पोस्ट वायरल हुई और वहां से फिर मुझे टेलीविजन स्टूडियोज ने बुलाना शुरू करा। देखिए ऐसा है ना कि मैं तो रुकने वाला हूं नहीं, मुझे डेथ थ्रेट्स मिल चुके हैं कई सारे पाकिस्तान से, और कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब वो कहते हैं कि नहीं, घर वालों को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या करते हैं। लेकिन अब मैंने जिंदगी का एक मकसद बना लिया है, चाहे पाकिस्तान आतंकवाद करे या ना करे, पाकिस्तान भारत में कुछ करे ना करे, पाकिस्तान पिटेगा रोज के रोज। ये पीटने का सिलसिला नहीं रुकने वाला, क्योंकि इन लोगों ने, क्योंकि हमारी तरफ से लोगों ने, मैं आपको बताता हूं अदिति, जवाब बड़े मुलायम तरीके से दिया। हमने बात करी कि साहब हम लोग एक ही लोग हैं। हमने बोला हमारे डीएनए एक है, हमारा खाना एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज वो बताना चाहता हूं कि हो सकता है खाना और रहन सहन एक हो, लेकिन हमारे संस्कार एक नहीं है। India and Pakistan are two different nations. They are two different identities. They are two different cultures. Whatever passes for culture in Pakistan, I don't care. But ये मैंने जवाब देना शुरू करा। मुझे शुरू शुरू में खुशी नहीं हुई और पेरेंट्स काफी वो कह रहे थे कि ये तो हमने देखा नहीं तुम्हें इतनी अग्रेसिव तरीके से बात करते हो। मैंने बोला नहीं, इनको जवाब देना जरूरी है, क्योंकि जब तक पाकिस्तानियों को ना इनकी, मैं बता रहा हूं आपको, जब तक आप उस लेवल में इनको जवाब ना दें जहां पे इनको लगे कि इनकी जड़ें हिल रही हैं, तब तक ये जगते नहीं है। ठीक है, एंड दे विल कीप ऑन डूइंग इट। तो जब भी कोई करता है मैं जवाब देता हूं यहां से, और अब मैंने जवाब भी देना बंद कर दिया, अब सवाल मैं पूछने लग गया हूं। अब इतना ज्यादा मामला एग्रेसिव हो गया है कि मैं वेट नहीं करता कि पाकिस्तानी कुछ बोले तब मैं जवाब दूं। मैं रोज सवेरे उठ के जाता हूं, नहा धो के भगवान का नाम लेता हूं, पूजा करता हूं और उठ के पाकिस्तानियों को खड़काना शुरू कर देता हूं। ये मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया है। ये मेरी जिंदगी यही है, इनको खड़काना। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात। आपने स्पोर्ट्स की बात करी इसके पहले और स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक भी रहा है, मैं आपको बताता हूं। ऐसा है कि 1980 में अमेरिका ने बोला कि हम यूएसएसआर नहीं जाएंगे ओलंपिक्स के लिए। 84 में यूएसएसआर ने बोला कि हम नहीं जाएंगे। सो इसका एक बैकग्राउंड है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ। और क्रिकेट एशिया का बहुत छोटी सी चीज है, वर्ल्ड कप एक बहुत छोटी सी चीज है ओलंपिक्स के सामने। ओलंपिक से बड़ा कोई स्पोर्टिंग इवेंट है नहीं। इनफैक्ट ओलंपिक से बड़ा कोई डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है वर्ल्ड में, अगर मैं इस तरीके से देखूं। कोई कमर्शियल इवेंट नहीं है एग्जैक्टली। उतना बड़ा। जब आप ओलंपिक को बॉयकॉट कर सकते हैं क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट एट स्टेक है, व्हाट इज एशिया कप? है क्या एशिया कप की औकात? इतनी जो बातचीत चल रही है कि यहां जाएगा न्यूट्रल वेन्यू, नहीं। जो कौमें अड़ जाती हैं अपने इंटरेस्ट पे, वो अड़ जाती हैं, फिर ये सब नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तानी टेलीविजन से रोज हमारे मीडिया पे एक जमाने में आता था गजवा हिंद हो जाएगा और लाल किले पे सब परचम लहराएंगे
और ये कर देंगे और कश्मीर हासिल करेंगे, और रैंडम लोग कि मैं जाऊंगा कश्मीर और मैं जाके काफिरों को मारूंगा, मैं भारतीय फौजियों को मारूंगा, ये सब आजकल उन्होंने कहना बंद कर दिया। अब जो है उनका जो लहजा है बड़ा नरम हो गया है। और ये क्यों नरम हुआ है मैं आपको बताता हूँ अदिति। क्योंकि मार इतनी पड़ी है ना कि वो अपने आप पिट पिट के नरम हो गए, और यही डिजर्व वो करते हैं। मेरे मन में पाकिस्तानियों के लिए कोई रहम नहीं है। कुछ अच्छे लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो उनके रिलीजियस उनकी लॉबी है, जो उनकी फौज है, आईएसआई है, जो उनकी गवर्नमेंट है, दे डिजर्व नो मर्सी एट ऑल। हम्म। तो मैं बिल्कुल इससे, मैं तो डेली मेरा काम ही यही है। और उनको जो देखिए, कुछ ऐसे हैं पाकिस्तानी जिनको मैं एडमायर भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट दोज आर वेरी फ्यू। वो दो चार हैं, नाम उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं। अदरवाइज ज्यादातर तो मैंने यही देखा, उनके स्ट्रीट में रिएक्शन देखिए कि हम ये कर देंगे, हम चढ़ दौड़ेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। 24 घंटे एक उनको मजहब की अफीम खिलाई गई है, और वो नशे में बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको पता नहीं है कि उनका मुल्क जो है वो गड्ढे में गिर चुका है। और यहां से मैंने बोला कि नहीं, एक गौरवारिया काफी नहीं है, यहाँ पे हजारों गौरवारिया होने चाहिए। और वो कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा, बट कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। और लोगों ने शुरू कर दिया उनकी भाषा में उनको जवाब देना। और कल बिना बिना हम लोग जवाब देंगे उनको, कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई गाली गलौच नहीं होगी। आई नेवर यूज एनी अब्यूजिव वर्ड, मैं कभी कुछ नहीं करता। हम्म। पर हाँ, अटैक जो है वो अनरिलेंटिंग होता है, वो सवेरे से शाम तक होता है, और पिछले 6 साल से करता चला आया हूं। और आगे जब तक सांस रहेगी मैं करता हूंगा। सवेरे उठ के यही काम होगा, उठो, इनको इनकी क्लास लो, दैट्स इट। कुडोस फॉर दैट। और आप जवाब देते हैं, हम देख रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट जवाब देती है, इंडियन आर्मी जवाब देती है। ऐसा लग रहा है कि वो जो फिलॉसफी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला जो एक फेमस डायलॉग है, उस पे इंडिया हर फ्रंट पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया का फ्रंट हो, चाहे वो यूट्यूब का फ्रंट इंक्लूडेड इन दैट, तो इंडिया जवाब दे रहा है। लेकिन आप बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या जवाब देंगे? कुछ दिन पहले इंडिया को सबक सिखा रहे थे, अब पीओके जा रहे हैं, G20 कश्मीर में हो रहा है, ये पाकिस्तान का कश्मीर होना फिर से शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको दो दो बातें बताता हूँ ना। पहली बात तो जो आपने बोला कि भारत जवाब दे रहा है डिप्लोमेटिकली एंड ऑल दैट। शुरू शुरू में मोदी जी जब आए थे 2014 में, तो उन्होंने कोशिश करी थी कि दोस्ती हो जाए, अच्छे साफ दिल से। मोदी जी आरएसएस का उनका बैकग्राउंड है, भाजपा के रहे हैं शुरू से, प्रचारक रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और जीवन बिताया आरएसएस में। ऐसा शख्स आता है और कहता है कि नहीं, मैं नवाज शरीफ को अपने इनॉग्रेशन में बुलाऊंगा। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल और पॉलिटिकल इक्विटी लाइन में लगाई, क्योंकि लोगों को वो उनसे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला नहीं, मैं करूंगा, पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अ, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन कौन गरीबी दूर करेगा इसके ऊपर लड़ाई होनी चाहिए, कौन एजुकेशन देगा, कौन हेल्थ केयर देगा, इसके ऊपर लड़ाई होनी चाहिए। आपको पता होगा ऐसा। नवाज शरीफ ने बुलाया, बोला कि मेरे घर में शादी है, किसी बेटी की, किसी की शादी है। मोदी जी आउट ऑफ द वे गए, जबकि एसपीजी ने बोला था सर आप मत जाइए। फॉरेन मिनिस्टर सेड सर यू शुड नॉट गो, ही सेड नहीं मैं जाऊंगा। जब पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था, जब पाकिस्तानी कह रहे थे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, वहां पे आईएसआई को इनवाइट करा मोदी जी ने। मोदी जी ने, मैं आपको बताता हूं अदिति, मोदी जी ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि हम इनसे दोस्ती करें, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को घी हजम नहीं होता, इनको ना प्रॉब्लम है, इनको घी हजम नहीं होता। फिर मारना शुरू करा इनको। तो जब इनको मारना शुरू करा, जब इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब बालाकोट हुआ, और जब इन्होंने अभिनंदन को कैप्चर करा, वो प्रिजनर ऑफ वॉर था अभिनंदन, जब अभिनंदन को कैप्चर करा तो यहां से फोन गया, जिसके ऊपर आपने भी सुना होगा कि किस तरीके से वो आमिर सादिक, या क्या नाम था उनका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पाकिस्तान के, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बोलते हैं वो लोग, ऐसी कुछ सादिक, कुछ ऐसी नाम है उनका। जब उन्होंने बोल रहा था कि टांगे कांप रही थी और माथे पे पसीना था, यहां से गया था एक दो लोगों का कॉल कि बॉस हम आ रहे हैं, या तो अभिनंदन को छोड़ दो। दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। आप कुछ कर लीजिए। वाजपेयी जी लाहौर गए, उन्होंने कारगिल कर दिया, ठीक है, फिर कहा कि हमें तो पता ही नहीं। देखिए, आप, एक बात तय है, और मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे रहा हूं। कोई भी पाकिस्तानी अगर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकता है कि साहब आप गलत बोल रहे हैं, मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। एक्चुअली ये हुआ था, आई वेलकम देम,
टू कम ऑन योर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट एंड से दैट कि आप गलत बोल रहे हैं। हम्म। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हमने कोशिश करी, लेकिन अब जो पाकिस्तान का लहजा है, मुंह से कुछ भी बोलते हैं, वैसे नरम लहजा क्यों है? क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान को ना ऐसा कर दिया है मजबूर कि एफएटीएफ 27 शर्तें थी, 27 में से 26 पूरी करी, लेकिन फिर भी उसके बाद 2 साल एक्स्ट्रा वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा। पाकिस्तानियों का कहना है कि आईएमएफ का लोन हमें मिलने वाला था, भारत ने लॉबिंग हम्म। करके हमारा लोन रोक रखा है। अगर भारत ने ऐसा करा है तो मैं डॉक्टर जयशंकर को मुबारकबाद देता हूं। ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि आईएमएफ का लोन इनको मिले, लेकिन तब मिले जब आईएमएफ का लोन इनके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाए, उनके लिए कोई फर्क ना पड़े कि $1 अरब आए हैं कि नहीं है, 1.1 ऐसी कुछ है। हम्म। तीसरी चीज एफएटीएफ हम बात कर रहे हैं, हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, ये एशिया कप या जो क्रिकेट की डिप्लोमेसी की आपने बात करी, इंडिया शुड डू एवरीथिंग इन इट्स पावर। पैसा देना है पैसा दो, डिप्लोमेसी करनी है डिप्लोमेसी करो, आपको जो करना है को करो, पाकिस्तान को अकेला दुनिया में कर दो, और ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया में गाली बन के रह जाए। दैट शुड बी दी एम, कि लोग कहें कि यार क्या बात कर रहे हो, यू वांट टू गो टू पाकिस्तान, आर यू मैड, आप पागल हैं, पाकिस्तान जाएंगे? इस लेवल पे, जहां तक बिलावल भुट्टो का जाने का सवाल है कि G20 नहीं होना चाहिए, और साहब G20 क्यों हो रहा है कश्मीर में, देखिए वो फॉरेन मिनिस्ट्री इज मेड इट प्लेन, हमारा मुल्क है, चाइना को आना है आए, नहीं आना मत आए। पुरानी कहावत है, इफ यू कम यूर वेलकम, इफ यू डोंट कम यूर मोस्ट वेलकम। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप आ रहे हो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, बाकी लोग आ रहे हैं, ठीक है, हमारा काम चल रहा है। दूसरी चीज है, बिलावल कहीं भी जाए, पीओके जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है आप बताइए? बिलावल चला जाएगा, बिलावल की क्या स्टैंडिंग है? बिलावल फॉरेन मिनिस्टर इसलिए बना है क्योंकि बिलावल का सरनेम जरदारी भुट्टो है, अपने माँ और अपने बाप की वजह से बना है, अपने नाना की वजह से बना है। बिलावल के खुद को क्वालिफिकेशंस थोड़ा है, बिलावल इज नेवर हेल्ड अ जॉब, वो दाएं बाएं ऐसी करता रहता है, बट बिलावल इज नॉट दिस थिंग। एंड आप किससे लड़ना चाह रहा है वो? डॉक्टर जयशंकर से। दुनिया हंसती है बिलावल के ऊपर, ही इज बिकम अ जोक। बिलावल एक लतीफा है, एक चुटकुला है बिलावल, ही इज नॉट अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग हैं जो सरकार रन कर रहे हैं इनकी, शहबाज शरीफ, उनकी क्या सैंक्टिटी है? वो लोग कौन है? तो ये हमें, बिलावल जा रहा है बिल्कुल जाए, बिलावल की खुशी, उसको जहां जाना है जाए। पर मैं एक और आप बात बताना चाहता हूं, कश्मीर में तरक्की हो रही है, हमारे कश्मीर में, हम्म। ठीक है, हमारे कश्मीर में देयर इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जम्मू में देयर इज एन एयरपोर्ट, पहले लद्दाख साथ में था जेएनके के, लद्दाख में भी एयरपोर्ट था, टोटल ऑफ 4 या 5 एयरपोर्ट्स, समथिंग लाइक दैट। इतनी तरक्की है वहां पे। आई थिंक जम्मू में आईआईटी भी है, आईआईएम भी है जेएनके में, और बाकी सब चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें छोड़ दीजिए, ये सिर्फ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब डायलॉग बाजी, ये फजूलियात, यही सब पाकिस्तानी कर सकते हैं। इन्होंने एक ढंग का बस स्टैंड बना के नहीं दिया, जिस चीज को ये इतने शान से, इतने शान शौकत से आजाद, हाँ, इन्होंने आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, पीओके को ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, ये ढंग का सो बस स्टैंड नहीं कॉल्ड। बना सकते ये लोग। हाँ, ये उसको कहते हैं जी हमारा वो पीओके नहीं है, आप मेजर साहब गलत बोल रहे हैं, दैट इज आजाद कश्मीर। उनको उनको बसों से आजादी है, उनको अस्पतालों से आजादी है, उनको उनको बिजली से एजुकेशन से आजादी है। आजादी है, उनको बिजली से आजादी है, उनको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी से आजादी है। वो एक्चुअली पीओके वो है आजाद कश्मीर, वहां पे हर चीज से आजादी है, वहां से जान से भी आजादी है, सबसे आजादी है। सो ये जा रहे हैं सो कॉल्ड कोट अनकोट आजाद कश्मीर में कि मैं जाके कोई मैसेज पास करूंगा। क्या मैसेज पास करेंगे? क्या मैसेज पास करेंगे? जिसको अपने बाप के नाम पे नौकरी मिली हो, उस बंदे को क्या सीरियसली लेना, ऐसे मुल्क को क्या सीरियसली लेना, जो एक ढंग का, वहां पे एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, वहां पे ढंग की यूनिवर्सिटीज नहीं है, वहां पे ढंग के हॉस्पिटल्स नहीं है। मैं देख रहा था एक यूट्यूबर पाकिस्तान का, वो बंदा पूछ रहा था, ही वाज जस्ट आस्किंग समबडी ना, कहते हैं यार वो छोटा बच्चा था, वो अस्पताल 4 घंटे दूर है, तो कहते हैं जब तक पहुंचे वो एक बच्चा मर गया, या किसी को हार्ट अटैक है वो बंदा मर गया। नहीं है, अस्पताल नहीं बनाया उन्होंने। पाकिस्तान इज ओनली फॉर पाकिस्तानी पंजाबीज, इट इज, या बाकी गिलगिटी हैं, जो बाल्टी लोग हैं, जो वहां पे डोगरा जबान बोलते हैं, कश्मीरी, कुछ कश्मीरी बहुत कम रह गए, वो बोलते हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पख्तून, ये सेकंड क्लास सिटीजन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज पंजाब एंड पंजाब इज पाकिस्तान, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो ये क्या हमें जाके करेगा वहां पे? बहुत बिलावल पहुंच गया,
हाँ, जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी आप सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको नहीं लगता अब सही मायने में उस आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान से चंगुल की से आज़ादी का वक़्त आ गया है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं, पाकिस्तानी पंजाब से, ये जो लाहौर है ना, लाहौरिये जितने भी, हुँ, इनसे पूरा पाकिस्तान परेशान है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि लोग फिर वो कहते हैं कि नहीं आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? पाकिस्तान विल नॉट एक्सप्लोड, पाकिस्तान विल इम्प्लोड। पाकिस्तान कई सालों से अंदर से टूट रहा है और उसका सिर्फ सिर्फ पीओके की बात नहीं है जिसको ये लोग सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हैं। मैं आपको और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको विस्तार में श्योर, बताता श्योर, हूँ थोड़ा प्लीज़, सा। प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। देखिए अदिति, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की नींव जो रखी गई ना मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो हुँ, टू नेशन थ्योरी पे रखी। झूठ पे बना है वो मुल्क नफरत पे बना है। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया। मेहनत करोगे, सच बोलोगे, तुम भी आगे निकल जाओगे, है ना? बांग्लादेश कैसे आगे निकल गया? सिंगापुर में कुछ नहीं था, सिंगापुर में सिर्फ दलदल था, मार्शलैंड था सिंगापुर। सिंगापुर आगे निकल गया। दुबई में तो तेल भी नहीं है ऐसा कुछ खास। दुबई कैसे आगे निकल गया? उसकी तो पॉपुलेशन भी नहीं है, इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है, वो कैसे आगे निकल गया? आप अगर मेहनत करेंगे, विजन होगा, ईमानदारी होगी आपकी लीडरशिप में, लोग मेहनती होंगे, तो हर एक मुल्क आगे निकलेगा। दैट इज द ओनली सीक्रेट सॉस। जिसको कहते हैं ना व्हाट इज द सीक्रेट सॉस एक अच्छी डिश हुँ, का? सीक्रेट सॉस मेहनत है, सीक्रेट सॉस ईमानदारी है। हुँ, हुँ, एक किसी भी देश का, पाकिस्तान, आप लियाकत अली खान के टाइम से देखिए, आप अयूब खान से के टाइम से देखिए, फिर आप बात कर लीजिए जुल्फिकार भुट्टो की, राइट? फिर आप बात कर लीजिए ये आपके जियाउल हक के टाइम की, फिर उसके बाद और भी डिक्टेटर आए, बीच में याया खान आ गया उसके पहले, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ आया, बीच में बेनजीर भुट्टो आई, नवाज शरीफ, ये सब लोग और दुनिया भर के इनके लोग आए। ये सारे के सारे जितने भी हैं इनके जो सिविलियन लीडर्स हैं, ये तो सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं। ये सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं। हुँ, जुल्फिकार अली भुट्टो इतना बड़ा डेमोक्रेट, में डेमोक्रेसी में भरोसा रखता हूं और ये सब, वो अयूब खान को डैडी बोलता था। अयूब खान जो डिक्टेटर था, जनरल अयूब खान, उसको डैडी बोलता था। ये जो आपका ये जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक पॉलिटिक्स में लेकर आया। इट वाज इन द ज़ियाउल हक एरा, मतलब जब ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट थे 1983 में, तो ये पॉलिटिक्स में आया है। इसको पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। किसने बनाया? मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया। इमरान खान को किसने बनाया? इमरान खान जीएचक्यू रावलपिंडी की पैदाइश है। इट इज द पाकिस्तानी आर्मी दैट गेव बर्थ टू इमरान खान। अब वो उनके खिलाफ हो गया है, बट पाकिस्तान के आप देख लीजिए, ये सिर्फ पीओके का एरिया नहीं टूट रहा। हुँ, बात यह है कि इन लोगों ने किसी तरीके से, जो फॉरेन पावर्स हैं, अगर आप आगे चल के इंटरव्यू में ये पूछेंगे मुझसे कि ये किस तरीके से पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं, जो लड़ाई झगड़ा सड़क पे हम देख रहे हैं, इसके क्या कारण है, तब मैं इस क्वेश्चन को एग्ज़ैक्टली। उससे जोड़ूंगा। हाँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है पाकिस्तान में। वो नहीं हो रहा जो हम लोग टीवी पे दिखा रहे हैं, वो लोग टीवी पे दिखा रहे हैं। गेम कुछ और है, और आज मैं आपको बताऊंगा गेम है क्या ये। वो गेम मैं आपसे पूछूँगी, लेकिन क्योंकि आपने एक पॉइंट यहाँ पे उठाया था कि पाकिस्तान वोंट एक्सप्लोड, इट वुड इम्प्लोड। ये इंडिया के लिहाज से अच्छी खबर है? बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान जितना अनस्टेबल हो, जितना कमजोर हो, जितना टूटा फूटा हो, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर ये भीख मांग के अपना फॉरेन एक्सचेंज 10 अरब से ज्यादा कर देंगे ना, अगर भीख मांग के, क्योंकि खुद कमाएंगे तो है नहीं ये लोग, तो आदत तो है नहीं काम करने की, पसीने की, खून पसीना बहाने की, तो ये ऐसे ही काम करेंगे। इससे मांगा, इससे इडली। अगर इनका 10 अरब से ऊपर चला गया, 10 अरब मैं बोल रहा हूं, हो सकता है 8 अरब पे हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इनका 10, 11, 12, 15 अरब पे पहुंच जाता है इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये फिर से 26, 11 करेंगे। अभी क्यों रुके हुए हैं ये क्यों रुके हुए हैं पाकिस्तानी? इसलिए नहीं रुके हुए। 370 35 से हट गया वो ठीक है, उससे कश्मीर स्टेबल हो गया, पर 370 35 ए का पठानकोट से तो कोई लेना देना नहीं है। 370 35 का बंबई से कोई लेना देना नहीं है। अक्षरधाम मंदिर या पार्लियामेंट अटैक से तो कोई लेना देना नहीं है। जब पाकिस्तान स्टेबल होगा, जब पाकिस्तान के पास पैसे होंगे, पाकिस्तान हमला करेगा। और कब हमला करता है पाकिस्तान सबसे ज्यादा? जब अमेरिका अफगानिस्तान में होता है। व्हेन अमेरिका इज इन अफगानिस्तान और द वेस्टर्न कंट्रीज नीड पाकिस्तान, तब पाकिस्तान भारत पे हमला करता है। दोबारा करेंगे। इसलिए एक टूटा कमजोर पाकिस्तान जो व्हीलचेयर पे बैठा है, वो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये ऐसा ही रहे, ऐसा ही रहे, टूटा फूटा सा ना, कमजोर सा, लड़खड़ाता हुआ, तब तक भारत शांत है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपका, कमजोर सा लड़खड़ाता हुआ व्हीलचेयर पर बैठा हुआ इस पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनली क्या चल रहा है। अभी आपने कहा जो हम देख पढ़ और सुन रहे हैं दरअसल पाकिस्तान में उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। और क्योंकि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे सियासी नेताओं का जिक्र करते अभी हमने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को तो हकीकत ये है कि उनके नाना को फौज ने ही तख्ता पलट किया, फांसी दे दी गई। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी की हकीकत है जो अभी आपने कहा कि अपने नाना का नाम लेकर, अपनी माँ का नाम लेकर, अपने पिता का नाम लेकर, किसी तरह से मिस्टर 10% का नाम लेकर वो किसी तरह से अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो क्या है जो पाकिस्तान में हो रहा है और लोगों की नजर से दूर है, मेजर साहब? देखिए, जी, जी, थैंक यू। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ना, ये शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और इमरान खान के बीच की लड़ाई नहीं है। हम लोग अभी तक यही सोच रहे हैं ना कि इसमें ये शहबाज शरीफ है, इसमें ये है, आपस में पॉलिटिकल तना-तनी है, ऐसा नहीं है। ये एक ये है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जो है वो रणक्षेत्र बन चुका है, बैटल ग्राउंड बन चुका है, और ये लड़ाई है चाइना और अमेरिका की। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों चाइना और अमेरिका की लड़ाई है, विद प्रूफ, सबूत के साथ। सिर्फ कहना कि मेरा एनालिसिस है, दैट हैज नो वेट, आई मस्ट गिव यू प्रूफ। सो हियर इज द प्रूफ। इमरान खान 2018 के पहले इमरान खान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बड़े सारे सवाल पूछे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की इमरान खान ने बातें करी। मैं एक एक करके आऊंगा, पहले मैं इमरान खान को सेट कर दूं जरा, ठीक है ना, उसको फिट कर देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। देखिए, ऑलरेडी सेट हो रहे हैं। जी, इमरान खान ने, मैं आपको बताता हूं इमरान खान ने क्या करा। इमरान खान ने बोला कि ये गलत है, जो कि ठीक था। आई एग्री विद इमरान खान दैट ये ठीक था, क्योंकि किस रेट पे आपने लोन लिया है चाइना से किसी को नहीं पता, किस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपने डील साइन करी है किसी को नहीं पता। नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सब एक गोल डब्बा है, गोल सा। और चाइना ने ये भी साइन करवा लिया कि भाई आप बोलना मत किसी को कि आपने किस रेट पे करा है, क्योंकि सीक्रेट आउट नहीं होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थी, इमरान खान ने वो पब्लिक कर दी। आईएमएफ के साथ भी डिस्कस कर दिया, इसके साथ उसके साथ, दुनिया भर को दिखा दी। इमरान खान जब पावर में आया, उसने सबसे पहला एक काम करा कि उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दी। कौन सा मुल्क था जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि सीपैक इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना कर रहा है, जिसमें $1 ट्रिलियन से ऊपर चाइना, 1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है चाइना, बाय द वे। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा फायदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जब धक्का लगा तो चीन को धक्का लगा, और जब चीन को धक्का लगा तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ अमेरिका को। पहली बात। दूसरी चीज, जब इसने बंद करा तो वहां से चाइना की पॉलिटिक्स हुई। फिर चाइना ने बोला अच्छा तुमने बैटिंग कर ली, अब बेटा हम बैटिंग करेंगे। पीछे से गेम हुआ, इनका जो कमर जावेद बाजवा था वो गया, चाइना घूमा, चाइना से बातचीत हुई, इमरान खान की सरकार को गिराया। अब आप अमेरिका का डबल गेम देखिए। अमेरिका का डबल गेम क्या था? अमेरिका का डबल गेम ये था कि इमरान खान ने ऐसा एक कागज लिया, जैसे एक कागज मेरे पास है, ऐसे ही एक कागज है, और इमरान खान ने ऐसे हिलाया क्राउड में। आप ये देखिए कितना बड़ा शतरंज का खेल चल रहा है। ऐसा कागज लेके क्राउड में हिलाया, किसी को नहीं पता उस कागज में क्या लिखा है। नोबडी नोज, नोबडी नोज उस कागज में क्या लिखा है। बहुत कम लोगों ने देखा है, पब्लिक के सामने कभी शेयर नहीं करा। इमरान खान ने बोला भाइयों और बहनों ये एक साइफर है और ये अमरीकी साजिश है मुझे गिराने की। अमरीकी साजिश है मुझे गिराने की, इमरान खान ने बोला। ठीक है, अब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत है पाकिस्तान में, और इमरान खान को पता था। इमरान खान ने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को हार्नेस करा, उसको बटोरा, और जो बंदा आज तक कन्विंसिंगली इलेक्शन नहीं जीत पाया, जिसको फौज ने जिसको कहते थे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, राइट, वो पाकिस्तान में सुपरस्टार बन गया। इसको हम लोग कहते हैं फौज में एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। आपने बोला कि बाहर की साजिश है, बाहरी हाथ है, बाहर वाले लोग बैठ के साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये अच्छा लगता है ना आपको सुनने में कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर आप ये बोले बाहर जो रेडी में अमरूद बेच रहा है वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको मजा थोड़ा ना आएगा। आपको अमेरिका कर रहा है साजिश, यू नो। डोनाल्ड ट्रंप हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, जो बाइडेन हमारे साथ पर्सनली बैठ के पूरे दिन, दुनिया को नहीं चलाता वो, अमेरिका को नहीं चलाता, पूरे दिन बैठ के अपनी कैबिनेट के साथ ये कहता है कि बॉस पाकिस्तान के खिलाफ कैसे साजिश करें ये बताओ। और भारत भी यही करता है, इजराइल भी यही करता है। हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, आप
हंस रही हैं, कोई भी हंसेगा सुन के, आप ही नहीं कोई भी हंसेगा, नहीं नहीं लेकिन नहीं, अब मैं आपके कमेंट पर नहीं हंस रही हूँ, मैं उस नैरेटिव जिसे आप बयां कर रहे हैं कि खुद को एक मैं ऐसा समझ रहा देश हूं। जो व्हील चेयर पर है बिल्कुल, खुद को उठा ले, ये समझा है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री हूँ दुनिया की। मैं ये बता रहा गलत हूं आपको, फहमी मैं है। समझ रहा हूं आप, मैं बिल्कुल, ये गलतफहमी एक आम पाकिस्तानी के पास है, और ये गलतफहमी सब इससे सफर करते हैं। तो क्या हो गया, इमरान खान को पता था कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट कौम तो है नहीं, इसको हार्नेस करो, उसने हार्नेस करा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, इमरान खान मुंह से कुछ भी बोले, इमरान खान मुंह से कुछ भी बोले कि ऐसा है वैसा है, अमेरिका बुरा है, अमेरिका साजिशें कर रहा है, अमेरिका ने मेरी सरकार गिराई, ये देखो ये मैं तुम्हें साइफर दिखाता हूं और ये दिखाता हूं, जो भी बोले इमरान खान, आप एक बात ध्यान रखिएगा, उसके कहने और करने में, उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो मुंह से गाली अमेरिका को देता है, लेकिन सीने में खंजर वो चीन के उतारता है। आप कथनी और करनी में फर्क देखिए, जिसको अरबी में कहते हैं कॉल और फेल में फर्क। कहता कुछ है, करता कुछ है इमरान खान। अब वही इमरान खान जो कह रहा था कि भाई ये लोग बुरे हैं, ऐसे लोग बुरे हैं, अमेरिकन बुरे हैं, ये इन्होंने साजिश करी, ये करा वो करा, सब कुछ जब उसने प्लान अपना बना लिया, अब वही इमरान खान $30,000 हर महीने अपने पार्टी फंड से देता है अपनी इमेज अमेरिका में ठीक करने के लिए। तो जलमा खलीलजाद जो उनके डिप्लोमेट हैं, जो अफगान मूल के हैं, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे प्रेसिडेंट के, जिन्होंने अफगानिस्तान और दोहा की डील वील साइन कराई, बिल्कुल कबाड़ा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ही वाज द पर्सन, वो इमरान खान के फेवर में ट्वीट कर रहे हैं। 60 जो उनके लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, सेनेट में हो सकते हैं, वो लोग मिलकर अमेरिकन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा है। अभी कल परसों इमरान खान का यह डिक्लेयर हो गया कि साहब इमरान खान एक लेडी कांग्रेस वुमेन से बात कर रहा था, वो वाटर्स, मारिया वाटर, ऐसी कुछ नाम, मैं नाम भूल गया उनका, उनसे बात कर रहा था कि आप जरा आवाज उठाइए हमारे लिए, और इतना जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। ये बंदा जो अमेरिकन को उल्टी सीधी बातें रोज बोलता था, रोज साइफर दिखाता था, रोज का रोज, वही अब अमेरिकन को पैसा देके उनके लॉबिंग फर्म्स को हायर करके अमेरिका के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, और लोगों को यह बता रहा है कि देखो अमेरिका बीच में आएगा अपने सपोर्टर्स के लिए। आप, ये तो इमरान खान की बात हो गई, अब हम आते हैं शहबाज शरीफ के ऊपर। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कौन रहा है? ये नवाज शरीफ की फैमिली रही और कुछ फौजी जर्नल रहे, राइट। शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड कहते थे, जो चाइनीज थे, दे यूज्ड टू कॉल हिम शहबाज स्पीड, क्योंकि इतने स्पीड से, जब ये पाकिस्तानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, ये बड़ी स्पीड से आदित्य अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करता था और बड़े फ्लॉलेसली करता था ये सब। तो चाइनीज इनसे बड़े खुश थे, और ये फर्मली चाइनीज कैंप में है। अभी जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से गया, वो पाकिस्तान में रुका 2 दिन, उसने कोई एमओयू साइन नहीं करा, उसने कोई एमओयू साइन नहीं करा, उसने कोई डील नहीं करी, उसने कोई बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं दिया। उसने बोला कि मैं पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हूं, आई सपोर्ट द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्मी। वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के साथ गया और मिला और वापस चाइना चला गया। 24 घंटे के अंदर क्या हो गया? इमरान खान अरेस्ट हो गया। विद इन 24 और 36 आवर्स इमरान खान वाज अरेस्टेड। ही केम टू गिव द कॉन्फिडेंस टू द आर्मी चीफ कि हमें पता है फसाद होगा, आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, चाइना आपके साथ खड़ा है। ये पाकिस्तानी लोग बेवकूफ बन रहे हैं, और ये अपनी मर्जी से बेवकूफ बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि कोई इनको बेवकूफ बना रहा है, ये अपनी खुशी से बेवकूफ बन रहे हैं, अपनी मर्जी से। और जैसे एक एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूं, इमरान खान कहता है कि मैं जब आऊंगा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। कोई उससे ये नहीं पूछता कि भाई तू 3.5 साल प्रधानमंत्री था, तूने क्या ठीक करा ये बता। नोबडी आस्क्स हिम दैट, क्योंकि इमरान खान तो फरिश्ता है, ऊपर से आया है वो। इमरान खान मसीहा है, फरिश्ता है, वो तो ऊपर से आया है। इमरान खान से आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? इमरान खान ने कोई एक पेपर लिखा है कि ये मेरी फॉरेन पॉलिसी रहेगी? या इमरान खान ने कुछ, शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने कोई पेपर लिखा है, बोला कि साहब ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये हमारी हमारी डिप्लोमेसी ऐसे चलेगी, हमारी इकोनॉमी ऐसे चलेगी, हमारा ऐसा चलेगा वैसा चलेगा? कुछ नहीं है। किसी ने इमरान खान से ये नहीं पूछा कि परवेज इलाही को आपने पीटीआई का प्रेसिडेंट बना दिया, उसका सदर बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पंजाब का अपने टाइम पे चीफ मिनिस्टर बना दिया। यही परवेज इलाही है जिसके ऑन रिकॉर्ड इमरान खान ने बोला, यूट्यूब में आपके वीडियोस हैं कि आप देख सकते हैं कि जिसमें इमरान खान ने बोला था कि इससे बड़ा पूरा पंजाब में डकैत नहीं है।
ये उसने परवेज इलाही के लिए बोला था। उस परवेज इलाही को उसने चीफ मिनिस्टर पाकिस्तानी पंजाब बना दिया। उस परवेज इलाही को बोला कि नहीं ठीक है, तुम आके प्रेसिडेंट सदारत तुम ले लो मेरी पार्टी की। शेख रशीद, जिसको उसने इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर बनाया पाकिस्तान का, वो लोग इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, होम मिनिस्टर बनाया उसने पाकिस्तान का। आपको विश्वास नहीं होगा, इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड, आप यूट्यूब पर जाके देखिए, बोला कि इस बंदे को, ये इतना नालायक है, ये इतना नालायक है, मैं इसको अपने ऑफिस में चपरासी नहीं रखूंगा। आप जाके देखिए। चौधरी फवाद जो भाग गया था कोर्ट में, आपने वीडियो देखा होगा। फवाद चौधरी, फवाद हुसैन चौधरी उसका नाम है। वो जो चौधरी फवाद है, चौधरी फवाद जब आया इमरान खान ने बोला ना रियासत मदीना बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, फलाना बनाऊंगा, ईमानदार, वो 5 पार्टीज बदल के इमरान खान की पार्टी में आया। 5 पार्टी बदल चुका है वो। असद उमर की अलग कहानी चल रही है। ये पहले ये जो शाह महमूद कुरैशी था, ये पहले ये नून लीग में था, फिर उसके बाद ये पीपीपी में गया, फिर पीपीपी से ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गया। तो इनका क्या है कि जो लोग इमरान खान के साथ जिन्होंने सफर करा था 22-23 साल का, उसका प्रधानमंत्री बनने से पहले, वो लोग गायब हो गए। और इमरान खान ने अपने साथ ऐसे ले लिए पुराने चोर उचक्के डकैत, जिनको, ये मेरा लैंग्वेज नहीं है, ये इमरान खान की लैंग्वेज है, कि चोर हैं, उचक्के हैं, डकैत हैं, करप्ट लोग हैं, इनको मैं चपरासी नहीं रखूंगा, ये डाकू है। इमरान खान तो ऐसे बोलता है। इमरान खान ने उनको अपने फ्रंट लाइन मिनिस्टर बना दिया। इसलिए इमरान खान आज प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये सब गायब हैं लोग, ये चुप हैं, ये कुछ नहीं कर रहे डर के मारे, क्योंकि ये सियासी मर्सनरीज हैं, ये सियासी भाड़े के फौजी हैं। सियासी, अगर मैं सियासी भाड़े के सियासी जो होते ये वो हैं, जहां से इनको मौका मिला, जहां से फोन आया वहां पे पलट गए। इमरान खान ने अपनी सियासत के लिए ये सब करा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। अभी आपने कहा ना भाड़े के सियासी फौजी है ये। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक नियाजी था 1971 में, उसने इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था। एक नियाजी ये है जिसने पाकिस्तान की वाट लगा रखी है, पहले वाले ने भी लगाई थी, ये भी लगा रहे हैं। ये अपनी फौज के सामने सरेंडर करेगा या फौज अपने इंटरनल फॉल्ट लाइन से टूट जाएगी? नहीं, पाकिस्तानी आर्मी जो है, अभी पाकिस्तानी आर्मी ने बैटिंग करना शुरू नहीं करा है। अभी तो हाफ टाइम हुआ है। अभी तो पाकिस्तानी आर्मी ने काम करना शुरू नहीं करा है। देखिए उन्होंने क्या करा पाकिस्तानी आर्मी ने, जब इमरान खान के लोगों ने, जो पाकिस्तानी फौज के जो शहीद थे, जो लड़ाई करते करते जिनकी जानें चली गई थी, जब उनके जो मेमोरियल्स थे उनको तोड़ा, राइट। तो देखिए कोर कमांडर के घर में घुसना, ये इतना बड़ा, पब्लिक की नजर में इतना बड़ा जुर्म नहीं था। ये इतना बड़ा जुर्म नहीं था पब्लिक की नजर में। वैसे तो जुर्म है, मैं मना नहीं कर रहा, वो तो पाकिस्तानी आर्मी जो एक्शन लेगी लेगी। वो इतना बड़ा जुर्म ये है कि जब आप कैप्टन कर्नल शेर खान, एमएम आलम का आपने जहाज जला दिया, कैप्टन कर्नल शेर खान के पुतले को आपने जमीन पे गिरा दिया, जितने भी शहूदा थे उनके सबको तोड़ दिया, उनका पैरों से मार के। तो ये काफी लोग जो थे पीटीआई के, वो पीटीआई छोड़ के चले गए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सालों साल थे, वो छोड़ के चले गए। और पाकिस्तान में जब नेता को पकड़ती है ना फौज और जेल में डालती है, और उसका इंटरोगेशन होता है और उसका टॉर्चर होता है, तो पाकिस्तान में इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो अभी इसकी जो टीम है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, और कुछ कुछ का तो हार्डवेयर भी अपडेट हो गया है। हुआ ऐसा है कि अब ये लोग अलग गाना गा रहे हैं। उनके टीवी एंकर्स हैं, अब उनके हल्के से सुर बदल गए। अब फौज के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा, अब उनके हल्के से सुर बदल गए। और आज या कल में कमेंट आया था जनरल आसिम मुनीर का, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के। उन्होंने बोला है कि अप्रूवल दे दिया गया है, अदालतें सेट हो गई हैं, फौजी अदालतें। अब इन सब का जो हिसाब होगा, ये फौजी अदालतों में होगा। 7,000 से ऊपर, 7 या 8,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उनको जेल में डाल दिया। और ऐसी वर्कर्स को जेल में नहीं डाला कि कोई कबाब की दुकान था, किसी की फल की दुकान थी, कोई दुकान वाला, नो नो नो। इनके जो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल, प्रोविंस लेवल, इसके जो मेन वर्कर्स थे, जो ब्रिक होते हैं ना किसी भी सियासी पार्टी के, जो यू कैन से दे आर द ब्रिक्स ऑफ एनी सियासी पार्टी, उनको अंदर इन्होंने कर दिया। अब उनके ऊपर, मिलिट्री के ऊपर केस चलेंगे, जिनकी सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। और ये कार्रवाई शुरू होने वाली है, क्योंकि आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आ गया कि दिस इज डन। आज ही कल में आया उनका स्टेटमेंट। तो जिस पाकिस्तानी फौज के बारे में एक पंजाबी में कहावत मशहूर है,
तो पाकिस्तानी हंस भी देते हैं जब मैं इसको बोलता हूँ ना, तो बट ये सच है। और कहावत ये है कि पाकिस्तानी फौज के बारे में कि अ, जंग कदी जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। ठीक है, तो जो पाकिस्तानी खुद अपनी फौज के बारे में बोलते हैं कि इसने जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं। तो कोई भी ऐसा वॉर अदिति, जो पाकिस्तानी फौज अपने लोगों के खिलाफ लड़ती है, वो कभी नहीं हारती। वो हरीफ से लड़के, जो एनिमी है उससे लड़के हार जाएगी, उसके सामने सरेंडर कर देगी 92-93 हजार लोग, वो अलग मामला है। लेकिन जब अपने लोगों के खिलाफ जंग लड़ती है पाकिस्तानी फौज, तो कभी नहीं हारती। और पाकिस्तानी फौज को पता है, उसने 75 साल राज करा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनको पता है क्या करना है। और इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ उनका आदमी है उनको। और एक और चीज, चाइना की तरफ से उनको अश्योरेंस मिल गया है पाकिस्तान को कि अगर आईएमएफ आपको लोन नहीं देगा, आप फिक्र मत करो, हम आपको पैसा देंगे, डोंट वरी। उनको तो पैसे से मतलब है, आईएमएफ दे तो अच्छा, ना दे तो अच्छा। चाइना के पास है पैसे, चाइना लुटाएगा उनके ऊपर। दे हैव बिकम अ कॉलोनी, दे हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दे आर अ कॉलोनी ऑफ चाइना। दैट्स इट। वो तो आपको जी एंड गेम क्या दिखाई दे रहा है? और जो पाकिस्तानी फौज अगर हारे, आप कह रहे हैं हारेगी नहीं, लेकिन नहीं फिर इंडिया उसे कैसे देखे? और एंड गेम क्या है बेसिकली? मैं ये जानना चाहती हूँ। यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा इस चीज का। ऐसा है अदिति, मैं आपको बताता हूँ कि एंड गेम इसका सिर्फ यह है कि पाकिस्तान और मजीद अनस्टेबल रहेगा। और क्योंकि देखिए ना, बात ये होती है कि जैसे माँ बाप होते हैं ना, अगर अपने बच्चों को वैल्यूज देते हैं, तो माँ बाप के इस दुनिया के जाने के बाद भी बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि वैसी उनको तरबियत, वैसी ट्रेनिंग, वैसी वैल्यूज, वैसे संस्कार मिलते हैं। इसीलिए संस्कारों पे आपने देखा होगा, हमारे घरों में बड़ा कि उस बच्चे को अच्छे संस्कार मिले, उसको वी यूज द संस्कार वर्ड वेरी ऑफन इन इंडिया ना, कि उसके संस्कार ठीक नहीं है। किसी ना किसी लैंग्वेज में संस्कार वर्ड का कोई ना कोई ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, कुछ ना कुछ होगा किसी का। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि ये देश बिना संस्कारों का है। ये हर समय टेढ़ा ही जाएगा पाकिस्तान। ये कभी सीधे रास्ते पे चल नहीं सकता। इसका इस्तेमाल होगा, कभी इसका अमेरिका इस्तेमाल करेगा, कभी इसका चीन इस्तेमाल करेगा, कभी सऊदी अरब यूएई मिलकर इस्तेमाल करेंगे, कभी कोई इस्तेमाल करेगा। ये होगा। इसका एंड गेम कुछ नहीं है। ये ऐसे ही बिना पानी के जो मछली होती है, फड़फड़ फड़फड़ करता रहेगा, कोई आके थोड़ा सा पानी डाल देगा तो तैर के खुश हो जाएगा, फिर गजवा हिंद की बात करेगा, फिर पानी निकाल देगा, फिर फड़फड़ करेगा। इसका यही होने वाला है। 75 साल में जो देश, जो 70% लोग जिसके एग्रीकल्चर करते हैं, आप बताइए अदिति, मैं आपसे पूछता हूं, 70% लोग कहते हैं कि हम दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज फार्मर्स। कृषि प्रधान देश है पाकिस्तान। वो अपना बल्क ऑफ द फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता है। वो आप समझ रहे हैं कौन सी कॉमेडी शो चल रही है पाकिस्तान में? 70% लोग किसान हैं, वो 70% ना खुद खा सकते हैं, ना बाकी 30% को खिला सकते हैं। और क्यों नहीं कर रहे? उनके यहां गेहूं क्यों नहीं उगता ठीक से? इंडिया की साजिश है। हिंदू बहुत साजिशी आदमी है, और जो हिंदू है ना, बहुत साजिशें करता है। उनके यहां कॉटन नहीं उगता आजकल, बहुत कम हो गया कॉटन उगना। एक जमाने में कॉटन उगाते थे पाकिस्तानी, क्योंकि यहूदी साजिश करता है। ठीक है। उनके यहाँ वाटर टेबल, जो पानी की जो सतह होती है ना, वाटर टेबल, वो जब नीचे चली गई है, तो वो इंडिया ने साजिश करी है, इसलिए गई है। अगर उनके यहाँ बारिश हो गई, तो भारत ने साजिश करी है। हर चीज भारत की उनकी कभी कोई गलती नहीं होती, ना कभी बुरी किस्मत होती है। भारत करता है, या यहूदी करते हैं, या अमेरिका करता है, कोई ना कोई करता है, तब जाके। वरना पाकिस्तान तो वर्ल्ड में नंबर 1 है। पाकिस्तान से अजीम मुल्क कोई है नहीं। बिल्कुल। तो इनका एंड गेम मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 में इनका एंड गेम हो चुका है। ये मुल्क वेंटिलेटर पे है, ये ऐसे ही फड़फड़ा रहा है, और फड़फड़ाएगा कुछ समय तक। और फिर इसका गेम खत्म होने वाला है बाद में जाके। मेजर साहब, आपने एक बहुत बड़ा टीजर दिया है। मैं ये जो है ना, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स अगेंस्ट पाकिस्तान वाला, इसी नोट पे मैं आपका ये इंटरव्यू क्लोज करने वाली हूँ, क्योंकि अगले एपिसोड में चाहूंगी कि आप बहुत डिटेल में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, उन्हें आप बताएं कि कैसे। आपने 2 बातें की थी। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस्लाम एक अफीम है पाकिस्तानियों के लिए, और दूसरा ये कायनात की जो साजिश है
दुनिया के सबसे सो कॉल्ड पाक मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ, उसी पर हम अपने अगले एपिसोड में इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स। जय हिंद।